dear students, welcome to my physics class। 11 फिजिक्स क्लास में सभी डियर स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम। इसका अध्ययन करेंगे। सर डेनियल बर्नौली ने किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव के दाब, उसकी ऊंचाई और वेग में संबंध बताने के लिए एक प्रमेय दिया जिसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं, जिसके अनुसार जब कोई असंपीड्य व असंयान द्रव, असंपीड्य मतलब जब द्रव का प्रवाह के दौरान प्रत्येक बिंदु पर घनत्व एवं आयतन जो है वह नियत बना रहता है, तब उस द्रव को असंपीड्य द्रव कहते हैं। और असंयान द्रव जिसमें श्यानता जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई असंपीड्य व असंयान द्रव असमान परिच्छेद वाली नली में प्रवाहित होता है, तो प्रवाह के दौरान उस नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान व एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा वह नियत बना रहता है, यानी कांस्टेंट होता है। यह है बर्नौली का प्रमेय। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग बर्नौली का प्रमेय क्या है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में बर्नौली का प्रमेय, यहाँ पे एकांक आयतन के लिए नली में प्रवाह के दौरान दाब ऊर्जा P प्लस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 dv² प्लस एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा dgh वह कांस्टेंट यानी नियत बना रहता है। यह एकांक आयतन के लिए बर्नौली का प्रमेय, इसको इतना प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने एक असमान परिच्छेद वाली एक नली लिए हैं जिसका सिरा x और y, सिरा x जो है वह पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई h1 और सिरा y जो है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h2 लिया गया है। ठीक है, सिरा x जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 और सिरे y के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। ठीक है, सिरा x जो है उस पर प्रवाहित होने वाले द्रव पर आरोपित दाब P1 और सिरे y से बाहर निकलने वाले द्रव पर प्राप्त होने वाला दाब P2 है। ठीक है, सिरे x में प्रवेश करने वाला जो द्रव है उसका वेग v1 और सिरे y से बाहर निकलने वाला जो द्रव है उसका वेग v2 लिया गया है। ठीक है, और ये जो नली है इसमें असंपीड्य व असंयान द्रव जो प्रवाहित होता है उसका डेंसिटी यानी घनत्व d लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, जब इस नली में प्रवाहित होने वाले द्रव पर दबांतर होता है तो दबांतर के कारण क्या होगा, इस नली में जो है द्रव प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और प्रवाह के दौरान द्रव पर कार्य किया जाता है और यही किया गया कार्य इस द्रव के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, अर्थात यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नली के सिरे x पर प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाला द्रव द्वारा तय की गई दूरी, तो अपने को पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो प्रवेश करने वाले द्रव का चाल यानी वेग v1 और समय क्या है प्रति सेकेंड 1, तो प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी v1 हो जाएगा और बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं नली के सिरे x से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य। ठीक है जी, जब नली में द्रव प्रवेश करेगा तो द्रव पर कार्य किया जाएगा और यही द्रव जब सिरे y से बाहर निकलता है तो द्रव द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले देखिए, नली के सिरे x से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव पर
किया गया कार्य, ठीक है, यह किया गया कार्य क्या ले लेते हैं हम लोग, W1। तो अपने को पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन या दूरी। तो यहाँ पर बल गुणित हम लोग विस्थापन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू, अपने को पता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दाब इंटू क्षेत्रफल, और ये आपका दूरी या विस्थापन ही रहने देते हैं इसको। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये यहां पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू दाब। तो प्रवेश करने वाले द्रव जो है उस पर कितना दाब आरोपित किया जा रहा है, देखिए P1, ठीक है। क्षेत्रफल, प्रवेश करने वाला जो द्रव है यानी नली के सिरे X का क्षेत्रफल A1, और अभी हम लोग देख चुके थे प्रवेश करने वाले द्रव का प्रति सेकेंड तय की गई दूरी या विस्थापन क्या होता है, V1, ठीक है। इस प्रकार से नली के सिरे X से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य W1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 A1 V1। इसी प्रकार लिखेंगे नली के सिरे Y से प्रति सेकेंड बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा, यहां पर क्या हो जाएगा, द्रव द्वारा कार्य किया जाएगा। तो नली के सिरे Y से प्रति सेकेंड बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए किया गया कार्य द्रव द्वारा W2 और सिरे Y का दाब P2, क्षेत्रफल A2 और प्रति सेकेंड बाहर निकलने वाले द्रव द्वारा तय की गई दूरी V2। तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ये आपका P2 A2 V2, ठीक है। तो इस प्रकार से द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहां पर लिखेंगे अतः द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य, और यह हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 हो जाएगा, ठीक है। प्रवेश करने वाले द्रव और बाहर निकलने वाला द्रव, बाहर निकल इसलिए माइनस W2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 कितना है, देखिए P1 A1 V1 माइनस W2 कितना है, P2 A2 V2, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं अभी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे अविरतता का सिद्धांत या सांतत्य समीकरण से। तो यहां पर देखिए चूंकि सांतत्य समीकरण हम लोग देख चुके हैं, जिसके अनुसार नली के सिरे, पहले सिरे का क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल बाहर निकलने वाले क्षेत्रफल और वेग के गुणनफल के बराबर, यानी प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या है ये, सांतत्य समीकरण। दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, D का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, द्रव्यमान। तो प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो अब देखिए अपने को इसमें रखने के लिए क्या चाहिए, A1 V1 और इधर A2 V2। तो क्या होगा, देखिए यहां पर D नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M, और यहां से D नीचे आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से। तो A1 V1 और A2 V2 दोनों की जगह में क्या लिख सकते हैं जी, M अपॉन D। तो इस वैल्यू को कहां रख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए
क्या प्राप्त होगा अपने को द्वारा किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू P1, फिर क्या नजर आ रहा है A1 V1, तो A1 V1 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग M/D माइनस P2, फिर उसके पश्चात क्या है A2 V2, तो A2 V2 की जगह में क्या लिख सकते हैं देखिए M/D। ठीक है, तो द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा देखिए यहां से M/D कॉमन निकलेगा, तो इधर P1 और इधर माइनस P2, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कार्य करता है, अर्थात कि द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसके लिए देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा और बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। तो यहां पर लिखेंगे देखिए यहां पर प्रवेश करने वाले नली के सिरे एक पर द्रव की गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा देखिए यहां पर नली के सिरे एक पर प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो प्रवेश करने वाला जो द्रव है इसकी गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या ले लेते हैं K1, और पता है इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। द्रव का द्रव्यमान बराबर है प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले, लेकिन प्रवेश करने वाले जो द्रव है उसका वेग क्या लिए है V1, ये हो जाएगा V1²। इसी प्रकार से नली के सिरे Y पर प्रति सेकेंड बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, तो यहां पर लिखेंगे नली के सिरे Y पर प्रति सेकेंड बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा देखिए K2 इज इक्वल टू 1/2 m, और बाहर निकलने वाले द्रव का जो वेग है V2 का स्क्वायर। तो अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हो जाएगा देखिए यहां पे गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है जी, किस प्रकार से देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी प्रवेश करने वाले द्रव का वेग कम और बाहर निकलने वाले द्रव का वेग ज्यादा होता है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि माने अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv1 का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि K इज इक्वल टू देखिए यहां से हम लोग 1/2 m कॉमन ले लेते हैं, तो ये V2 का स्क्वायर और इधर क्या बचेगा V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो देखिए यहां पे तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए नली के सिरे X पर स्थितिज ऊर्जा और नली के सिरे Y पर स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। तो यहां पर पहले लिखेंगे नली के सिरे X पर स्थितिज ऊर्जा U1 और यह होता है mgh। नली के सिरे X का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h1। इसी प्रकार से नली के
सिरे y पर स्थितिज ऊर्जा, यह हो जाएगा U2 इज इक्वल टू mgh2। ठीक है, तो अब स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U इज इक्वल टू नली के सिरे y की स्थितिज ऊर्जा mgh2 और माइनस नली के सिरे x पर स्थितिज ऊर्जा mgh1। तो U इज इक्वल टू mg कॉमन आएगा, तो यह हो जाएगा h2 माइनस h1। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 4। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 2 जो है वह द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य, यही किया गया कार्य द्रव के गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी इक्वेशन 3 प्लस द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी इक्वेशन 4 के योगफल के बराबर होता है। कहां से? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो चलिए देख लेते हैं अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से। देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से यहां पर लिखेंगे द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर यह किया गया कार्य ऊर्जा संरक्षण के नियम से इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि प्लस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए यहां पर द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य जो है हम लोग समीकरण 2 से देख चुके हैं। यह प्राप्त हुआ था P1 माइनस P2 और ब्रैकेट के पश्चात m/d इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखिए कितना है 1/2 ब्रैकेट में m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि समीकरण 4 में दिख रहा है mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। ठीक है इतना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से m कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए P1 माइनस P2 m/d। अब देखिए इन दोनों जगह से क्या होगा m कॉमन निकलेगा, तो m को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा 1/2 फिर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और यहां से m कॉमन निकाल लिए तो g और ब्रैकेट में h2 माइनस h1। तो इधर लेफ्ट में बचेगा P1 माइनस P2 और d जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उधर चला जाएगा ये 1/2d ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस d का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो dg और ब्रैकेट में h2 माइनस h1। ठीक है इतना। तो अब देखिए ये P1 माइनस P2 इज इक्वल टू अंदर ले जाएंगे इसको तो 1/2 dv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 dv1 का स्क्वायर प्लस अंदर ले जाएंगे dg को तो dgh2 माइनस dgh1। ठीक है, अब क्या करना है पक्षांतर करके प्रवेश करने वाले द्रव की एकांग आयतन की दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और बाहर निकलने वाले द्रव की दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को एक तरफ ले आते हैं। तो पक्षांतर करके देखिए प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा प्लस इक्वल के राइट साइड में क्या दिया है माइनस 1/2 dv1 स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 dv1 का स्क्वायर और इधर देखिए माइनस dgh1 पक्षांतर करेंगे तो इधर यह हो जाएगा प्लस dgh1।
इज इक्वल टू माइनस P2 उधर चला जाएगा प्लस P2 और इधर क्या मौजूद है 1/2 dV2 का स्क्वायर और इधर है राइट में dGH2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रवेश करने वाले द्रव की एकाक आयतन की दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा और नली के सिरे Y से बाहर निकलने वाले द्रव की एकाक आयतन के लिए दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये इक्वल है, यानी जितना द्रव प्रवेश करेगा उतनी ही ऊर्जा के साथ वो बाहर निकलेगा। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी यहाँ पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो होता है दाब ऊर्जा P प्लस 1/2 dV स्क्वायर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा dGH ये क्या है नियत बना रहता है, यानी कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से यही आपका क्या है एकांक आयतन के लिए बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप बर्नौली प्रमेय जो है क्या है ये आप लोगों को आज समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से देखिए फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।